एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी हाँ, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं, स्पोर्ट्स फैंस आप कह बिल्कुल सकते सही, जी हैं। हाँ। उनकी टीम भले ही कितना भी हारे या कुछ भी हो, लेकिन वापस से जब भी मैच होता है तो पूरी तरह से इसी उम्मीद में रहते हैं कि इस बार कम से कम हमारी टीम वो बिल्कुल। चीज़ अचीव ज़रूर करेगी जिस चीज़ का सब क्रिकेट फैंस को इंतजार था। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं अब फिर से दोबारा जो हुआ, फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर करें। सेकंड मैच आज नेपाल का है इस टूर में, और यूएसए का भी सेकंड मैच है। यूएसए के लिए धमाकेदार जीत पहले मैच में उन्हें मिली थी ओमान के खिलाफ। अब यहाँ पर बारी आ जाती है नेपाल वर्सेस यूएसए के बीच में। सबसे पहले सीधे सीधे जाना चाहूँगा हेड टू हेड में। अभी तक ओडीआई में यानी वनडे इंटरनेशनल गेम्स में हेड टू हेड में लोग कितनी बार भिड़े हैं और किनका पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आया अभी? बिल्कुल, और बात करें हेड टू हेड की तो 4 बार अब तक भिड़ चुके हैं। 2020 में 2020 में पहली बार भिड़े थे, जहां पर दोनों मैच यूएसए को हराया था नेपाल ने। जी हाँ, वहीं पर फिर लास्ट ईयर जो राउंड हुआ था ओमान में, वहाँ पर भी आपस में भिड़े हैं, मैच हुआ, क्लैश हुआ 2 बार। वहाँ पर एक बार नेपाल को जीत मिली और एक बार यूएसए ने जीत दर्ज की। तो ओवरऑल 4 मैच हुए हैं, जिसमें कि 3 नेपाल और 1 यूएसए ने जीता। बिल्कुल, तो अभी तक की बात करें तो 3-1 है, लेकिन हालिया जो फॉर्म रही है यूएसए की बहुत शानदार रही है। जब से मुनांग मंडल ने यहाँ पर स्टेप अप किया एज अ कैप्टन, कुछ बहुत ही अलग और एग्रेसिव क्रिकेट यहाँ पर यूएसए की तरफ से देखने को मिला है। तो बहुत एक अच्छा कॉम्पिटेटिव मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस बात की तो पूरी की पूरी गारंटी ज़रूर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है कि जो लास्ट सीरीज हुई थी, अब यहाँ पर ये देखना है कि स्कोर्स आखिर ये दोनों टीमें कितना पहुँच पाती है, यानी एवरेज टोटल क्या हो सकता है इस गेम में, वो कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो रिसेंटली इनके क्लासेस हुए थे पिछले जो राउंड में, राउंड 6 में ओमान में, वहाँ पर स्कोर दोनों टीमों का क्या क्या रहा था? बिल्कुल, देखिए राउंड 6 की अगर लास्ट राउंड की बात करें तो यूएसए ने जब पहला मैच हुआ था वहाँ पर नेपाल के खिलाफ, तो 230 का टारगेट रखा था, 231 का। तो वहाँ पर नेपाल ने उसको चेस कर लिया था 49 ओवर के अंदर अंदर। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी, इतना अच्छा टारगेट था। वहीं पर दूसरा मैच जब हुआ सेम राउंड में, तो नेपाल ने 174 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गई, पूरे ओवर नहीं खेल पाए। उसी के साथ यूएसए ने बहुत ही आसानी से उस टारगेट को कंफर्टेबली चेस कर लिया था, 6 विकेट से दी जीत दर्ज की थी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर हम एवरेज टोटल की बात करें यहाँ पर तो 200 से 225 230 के बिल्कुल सही आसपास बात। जी हाँ, नजर आता बस है इतना है। दोनों ही टीमों का, क्योंकि जो नेपाल ने जो चेस किया 49 ओवर वहाँ पर उन्हें लग गए थे। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि 215 से 230 के बीच का एवरेज टोटल आप आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं अब ये थर्ड डे की पिच हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात यहाँ ज़रूर अब कर लेते हैं कि अब टॉस क्या उतना इफेक्टिव है जितना इफेक्टिव शुरू के 2 मैचेस में होता है। क्योंकि हमने देखा था अभी जो सीरीज गई स्कॉटलैंड और यूएई वाली, वहाँ पर शुरू के 2 मैच छोड़ने के बाद कोई भी टीम 250 भी कहीं ना कहीं क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, होता तो ज़रूर है कि आप पिच पुरानी हो जाए तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो आपकी बॉलिंग पे निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अब पिच ऐसी हो गई है, अब पिच ऐसी हो गई है कि जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग है वही लास्ट में उसके साथ जाए, यानी कि डिफेंड करने के लिए जाए। जिसकी ज़्यादा उसको अपनी बॉलिंग पर भरोसा है, जिन्हें अपनी बॉलिंग पर, वही ज़्यादा बिलीव करें। और जहाँ तक लगता है कि पहले बैटिंग के लिए जैसा कंफर्टेबल है, जो पिच दे रही है उसके हिसाब से चलें तो बेहतर होगा। टॉस जीत कर अगर पहले बैटिंग लें तो अच्छा है, हार गए तो हाँ ज़रूर है कि कुछ ना कुछ पिच जो है स्पिन के लिए, पेसर्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हो चुकी है, इतना तय है। बिल्कुल, तो क्लियरली है यहाँ पर टॉस के वक्त देखा जाएगा, लेकिन अगर आप टॉस हार भी गए तो पूरी तरह से मैच वहाँ पर खत्म हुआ नहीं। जैसे हमने पहले मैच में भी देखा, टॉस नेपाल हारा, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर्स ने सिर्फ 212 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस सेकंड डे के पिच पे भी। लेकिन वो तो खैर बैट्समैन की डिसअपॉइंटमेंट थी जो वो को चेज नहीं कर पाए। तो ऐसी बात नहीं कि आप टॉस हार गए तो मैच हार जाएंगे। अब तो कहीं ना कहीं मामला और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, 55-45 हो जाता है। अब टॉस हार जीत का इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है तो आप डिफेंड के लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आखिर 4-4 की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ दोनों टीमों से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। कहीं ना कहीं की प्लेयर्स ने भी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। मैं एक तरफ नेपाल की बात करूँगा, यूएसए के कुछ की प्लेयर्स ने पहले परफॉर्म किया, फिर सेकंड हाफ में उस वाले राउंड में परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल यूएसए के 4 की प्लेयर्स आप कौन से देख रहे हैं इस मैच में? बिल्कुल, बात करें, देखिए नेपाल की बात, यूएसए की पहले बात कर लें तो सुशांत मुदानी, मुनांग पटेल, अली खान और सौरभ नेत्रवलकर, ये 4
जो प्लेयर है इन्हीं के इर्द गिर्द ज़्यादा टीम चल रही है, पिछले कुछ मैचों से परफॉर्म कर रहे हैं। सुशांत मुदानी, मुनांग पटेल तो खैर रेड हॉट फॉर्म में है ये दोनों। इनको रोकना, देखना होगा किस तरीके से रोक पाती है नेपाल की टीम खासकर, वरना बहुत बहुत बड़ा स्कोर ये दोनों कर सकते हैं अगर ये दोनों चल गए। बिल्कुल, वहीं अगर नेपाल की बात करें, वहाँ पर 4 की प्लेयर्स कौन से आप देख रहे हैं जो कि क्रूशियल हो सकते हैं नेपाल के लिए? बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली है, संदीप रामीचारे तो होंगे ही, उसके साथ साथ रोहित पुड़ैल। बहुत जिम्मेदारी है पर वो चल नहीं रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, चलना होगा उन्हें। और साथ ही साथ आरिफ शेख, जिस तरीके से उन्होंने अपने फॉर्म को ऑन किया है, अचानक से उन्होंने रन बनाने शुरू किए हैं, एक्सीलेंट है, देखने में अच्छा लगता है उनकी बैटिंग। और वहीं पर करण केसी जो बॉलिंग है, जिस तरीके से उन्होंने पहले ही मैच में 5 लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो जो मोमेंटम है, एक रिदम है, वो इस पूरे 4 मैचों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और करण केसी का नाम यहाँ सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने पिछले मैच में 5 लिए तो हमने यहाँ पर उन्हें डाल दिया। सबसे एक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एन ने कुछ देर पहले कहा कि सुशांत मुदानी और मुनांग पटेल अगर टीम के लिए यूएसए के लिए चल जाते हैं तो आप स्कोर बहुत बड़ा ही देखेंगे। जरूर, पहले अगर वो बैटिंग करते हैं बड़ा ही देखेंगे, और ये दोनों आते हैं ऊपरी क्रम। बिल्कुल, एक ओपनर है और एक वन डाउन यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर करण केसी बॉलिंग कराते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि करण केसी शुरू में 5 ओवर का स्पेल रखते हैं। अगर करण केसी अपनी बॉलिंग स्पेल से सुशांत और मुनांग पटेल को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होते हैं, इनका विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो 100% वो एक बहुत बड़े की फैक्टर क्यों नहीं होंगे। इसीलिए उन 4 नामों में उनका नाम भी होगा। देखना होगा करण केसी वर्सेस मुनांग और सुशांत किस तरीके का कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। बहुत एक्साइटिंग कंपटीशन हो सकता है। वहीं अगर अब यहाँ पर बात करें प्लेइंग 11 के दोनों टीमों की, तो प्लेइंग 11 किस तरीके की हम देखना चाहेंगे। यूएसए की मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ ही वो जाएंगे जो ओमान के खिलाफ उनकी गई थी। नेपाल की प्लेइंग 11 में क्या आप कुछ फेरबदल होता हुआ नजर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चेंज तो होने ज़रूर चाहिए। जिस तरीके से खेली थी नेपाल की टीम, अप टू द मार्क तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं था। जिस तरीके से देखिए, अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, जो दिल्ली क्रिकेट ने कहा भी था अपने पहले मैच में जिस तरीके से होनी चाहिए थी, सुनील दमाला, देव खनल, रोहित पुड़ैल, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख, विनोद भंडारी, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप, किशोर महातो या सागर या सुशांत, जो भी सुशांत ही ठीक है क्योंकि उन्हें पूरा मौका मिला नहीं, कुछ करने को मौका मिला ही नहीं, उन्हें खड़े के खड़े ही रह गए, तो सुशांत भारी बिल्कुल है। लेकिन किशोर महातो की यहाँ पर ज़रूर इंक्लूजन होना चाहिए, तीसरा पेसर यहाँ टीम में होना ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जो हमने अपने पहले मैच के लिए कहा था, और अभी भी हम उसी पे कायम है कि आप उस प्लेइंग 11 के साथ जाएं तो बेहतर होगा। 3 पेसर आप ले, और बैटिंग में भी काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं है कि बैटिंग में है नहीं। देखिए, अगर बैट्समैन परफॉर्म करें ना तो 2 बैट्समैन भी काफ़ी है, और अगर परफॉर्म नहीं करें तो आप 7-8 बैट्समैन भर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और वही हमने पहले मैच में देखा, मेरे ख्याल से 7 या करण को मिला तो शायद 8 बैट्समैन टीम में खेल रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, 200 रन भी पूरी टीम मिलाकर बना नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। यूएसए को ही देख लीजिए ना, पहले मैच में जी हाँ, 2 ही प्लेयर ने शतक मारा और स्कोर देखिए आप कहाँ पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं एट द एंड विन प्रेडिक्शन की बात कर ले, विन प्रेडिक्टर में क्या मामला नजर आता है। पहले मैच में बहुत डिसपॉइंट जरूर नेपाल ने किया है, लेकिन यूएसए के खिलाफ यूएसए के लिए स्पिनर्स को नेपाल के टैकल करना इतना इजी होगा नहीं। देखना होगा पहले बैटिंग किसकी है, दूसरी बैटिंग किसकी है, क्या कुछ आपको लग रहा है। 3-1 का अभी तक रेशियो हेड टू हेड में। एट द एंड इस सब कुछ देखते हुए यूएसए की रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, क्या आपको विनिंग परसेंटेज दे? बिल्कुल 55 यूएसए 45 नेपाल, एज ऑनेस्ट, और दिल्ली क्रिकेट हमेशा ऑनेस्टी रहता है इन मामलों में। पर जिस तरीके से अपने होम पर आकर क्रिकेट खेल रही है यूएसए, जिस तरीके से उनके बैट्समैन फॉर्म में है, वो काबिल तारीफ़ है। गजानन, एरॉन जॉन्स, सुशांत मुदानी, मुनांग पटेल और स्टीवन टेलर बहुत तेज शुरुआत ज़रूर दिलाते हैं पर आउट ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बहुत थोड़ा सा भी 10-12 ओवर तक चले गए तो टीम का स्कोर फायर ही हो जाएगा। तो इसलिए बैटिंग की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एज कर रही है यूएसए की टीम, क्योंकि बड़ा टोटल एक बार लग गया बाय द वे 250 का, तो फिर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल क्लियरली है, बैटिंग ने इतना डिसअपॉइंट किया है कि डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए की बैटिंग जो है अभी रिसेंटली में देखी जाए बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है अभी फिलहाल के लिए। खैर देखना होगा, लेकिन फिर भी 55% यहाँ पर यूएसए और 45% नेपाल। उसमें से मेरे ख्याल से 30-35% तो बॉलिंग की वजह से होगा, क्योंकि अगर डिफेंड आ जाता है नेपाल का और उनके बोर्ड में 210-215 करीब रन है तो फिर यूएसए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे चेस कर पाना सेकंड हाफ में। तो इसीलिए इस जो 45 है इसमें से मोर
मोटा सा चंक जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट के पास ही जाने वाला है। जो भी होगा एक एक्साइटिंग मैच की उम्मीद जरूर करते हैं। और हाँ, टिकट्स जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, पूरा पैक क्राउड। आज बेहतरीन एक मैच देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि आखिर मैच की क्वालिटी उतनी हो पाती है या फिर नहीं, जितनी एक्सपेक्टेशंस क्राउड से ऑलरेडी मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार अपडेट्स आपको मैच से रिलेटेड मिलती रहेगी। पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने